नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, एचसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है और इसके जरिए 100 एमसीक्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि परीक्षा का प्रारूप होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। और इस बाइलिंगुअल क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नारियल और इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट एंड कार्डेमम। अब इसमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं। एक तो उत्तरी राज्य है हिमाचल, तो वो करने से रहा वैसे भी। बाकी जो 3 दक्षिणी राज्य हैं उन पर चर्चा कर लेनी चाहिए, इसे देख लीजिए। केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। और इसका जो सबसे सही उत्तर है वो केरल हो जाएगा, जो कि दोनों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में यह पूछा जा रहा है कि विच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डायरेक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल। मतलब पेट्रोलियम और खनिज तेल में आत्मनिर्भरता की दिशा में कौन सी रिवॉल्यूशन काम करती है। अब यहाँ पर कुछ रिवॉल्यूशन के नाम दिए हैं, जिसमें कि ब्राउन है, अमृत रिवॉल्यूशन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन है और व्हाइट रिवॉल्यूशन है। तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम या जो खनिज तेल होते हैं उनका रंग काला होता है, तो यहाँ इसका ब्लैक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा गेस वर्क भी लगाएंगे तो इसमें किया जा सकता है, हालांकि हर जगह गेस या तुक्का जो है वो रिस्की हो सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें, यहाँ मिलान करना है आपको। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को जो दिया गया वर्ष है यहाँ पे सूची 1 में, उसको सूची 2 में जो अकबर के शासनकाल में हुई घटनाएं हैं या किए गए काम है उससे मिलान करना है कि कौन सा कब हुआ था। और उसके बाद नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से सही उत्तर चुनना है। तो 1582 है, ठीक, 1562 है, 1582 ही दिया है यहाँ पे, और 1583। इबादत खाने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है, दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है और इलाही संवत ये लॉन्च किया जाता है। तो इसमें मिलान करके देखिएगा कि कौन सा किससे मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का डी। आइए इसे मिला लेते हैं। देखिए, पहले का ए, ये इबादत खाने वाला जो है ये मैच हो गया। उसके बाद आप देखें दूसरे का सी होगा, यानी दास प्रथा का अंत कब होता है, 1562। तीसरे का बी हो जाएगा, यानी दीन ए इलाही की स्थापना, और बचा हुआ आमने सामने मैच हो जाएगा। इस प्रकार से काम करना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर उसी का जो अंग्रेजी वर्जन था वो बचा हुआ था, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इसमें फिर से आपको मिलान करना है। एक तरफ लिस्ट 1 में कुछ घरानों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो संगीतकार हैं या कलाकार हैं उनके नाम दिए। तो आगरा घराना है, यहाँ देखिएगा, आगरा घराना है, किराना घराना है, ठीक, ग्वालियर घराना है और भिंडी बाजार घराना है, ये भी एक घराना था। घराने का मतलब यहाँ पे कोई परिवार या कोई बड़ी फैमिली नहीं, हालांकि ये भी परिवार जैसा ही होता था, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की बहुत सारी शैलियां हैं। मतलब हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के तौर पे आप संगीत की 2 विधाओं को भारत में देखते हैं। तो जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें बहुत सारे घराने और उन घरानों से संबंधित व्यक्ति को आपको मिलाना है। तो यहाँ दिया है हाजी सुजान खान, पंडित भीमसेन जोशी, नाथू खान और छज्जू खान। मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। मतलब ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ देखें, आगरा घराना हाजी सुजान खान, इसके बाद किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी, ग्वालियर घराना नाथू खान और भिंडी बाजार घराना छज्जू खान। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी हिंदी में समझ ना सके। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। जो पृथ्वी की सतह होती है वहां से जो भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी अप्रोक्सीमेट जो एल्टीट्यूड है वो कितना होता है। यहाँ दिया है 32,000 किलोमीटर, देख लीजिए।
36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर, इसमें से आपको देखकर बताना है। और ये जो पांचवा है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। इतना अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख खाद्यान्न उपज कौन सी हैं? जब आप हरियाणा का पीसीएस देने वाले हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अनाजों के नाम दे रखे हैं और इसमें आप देखें गेहूं, चना और जौ दिया है, यानी वीट, ग्राम और बर्ली है। इसके अलावा गेहूं, चावल और ज्वार है। देखिए ज्वार और जौ एक नहीं होता है, 2 अनाज होते हैं, दोनों मोटे अनाज हैं हालांकि। तो जो जौ होता है उसको बर्ली कहा जाता है, जो ज्वार होता है वो ज्वार ही कहा जाता है और गाँव में इसको जोनरी कहा जाता है। लाल रंग के गोल गोल दाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेज, ज्वार और बाजरा है, यानी मक्का, ज्वार और बाजरा। और उपरोक्त में से कोई नहीं का भी विकल्प है। 3 प्रमुख खाद्यान्न जो उत्पाद हैं या फसलें हैं उनके नाम आपको देखने हैं। और इसका हो जाएगा पहला वाला वीट, ग्राम और बर्ली। ये वाला जो विकल्प है ना, गेहूं, चना और जौ, ये 3 प्रमुख खाद्यान्न के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि खोंगजोम पर्व, ये एक त्योहार का नाम है, तो ये भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक संगीत कला है? अब ये त्योहार नहीं है, पर्व का मतलब यहाँ हर जगह त्योहार नहीं होता है, ये एक ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्ट है। तो इस म्यूजिकल आर्ट के बारे में आपको देखकर बताना है कि किस राज्य से इसका संबंध है। सिक्किम से है, उड़ीसा से है, मणिपुर से है या फिर झारखंड से। इसे थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, अब इसमें देखकर बताएं। और प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, मणिपुर से इसका कनेक्शन है। यहाँ देखें आप, कुछ पूर्वोत्तर के राज्य का नाम दिया है, कुछ एकदम पूर्वी है, कुछ उत्तरी है, इस प्रकार से बिखेर कर दिया हुआ है। तो ऐसे विकल्पों में थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इसका जो सही उत्तर है 7वें का, वो सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। अब इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में ये कहा जा रहा है, इसे देखिए पहले। इस स्थान पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध था, अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जा सकता है, तो ये लड़ा गया था। जगह का नाम देखिए, हरियाणा का वह स्थान जो कि अग्रेय गण की राजधानी था, अग्रेय गण की राजधानी था। इस नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तुगलक डायनेस्टी का जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बसाया था। और हरियाणा के इस जिले में बड़खल झील स्थित है। तो ये हरियाणा के अलग अलग जिलों के नाम है जिन्हें की आपको मिलाना है इसमें। तो यहाँ फरीदाबाद का नाम दिया है, फतेहाबाद है, अग्रोहा है और कुरुक्षेत्र है। पहचानना बहुत आसान है, इसमें जरा सा भी आप थोड़ी जानकारी रखते हैं तो कर सकते हैं। आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, तो इसका डी वाला हो जाएगा, पहले को डी से मिला लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से अग्रेय गण की राजधानी कौन सा था, तो ये अग्रोहा, उसी नाम से ही पड़ा है इसका नाम, तो इसको सी वाले से मिला लीजिए, दूसरे का सी हो जाएगा। बाकी 2 जो बचे हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं, या इतने से भी आपका काम हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। डी के हिसाब से पहले का डी हो गया, कुरुक्षेत्र आपने मिला लिया, दूसरे का सी हो गया, अग्रोहा से आपने मिला लिया, और उसके बाद इसमें देखें तीसरे का बी हो जाएगा, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया था, और हरियाणा के जिस जिले में बड़खल झील है वो फरीदाबाद। ऐसे इसकी मैचिंग होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए, इसमें वही चीज अंग्रेजी में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में अवस्थित सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, जहां पर आबादी, लोगों की आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ उत्तर पश्चिमी भारत या जो पाकिस्तान पहले हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, अभी चला गया दूसरे देश में, तो वो पूरा रेगिस्तानी एरिया किस नाम से जाना जाता है? यहाँ उसका नाम दिया हुआ है, सहारा है, थार है, गोबी है और कालाहारी है। और निश्चित रूप से ये कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। सहारा यहाँ आएगा नहीं और गोबी आएगा नहीं। विकल्प इतने आसान है कि बहुत आराम से आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। थार में लगाइए और चलिए आगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह कब घोषित किया गया? प्लूटो जो था ये पहले 9वें ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन ग्रह होने के लिए केपलर के जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक होता है। कई सारे उसमें टर्म एंड कंडीशन होती हैं, और प्लूटो जो था ये केपलर के नियम का पालन नहीं कर रहा था। मतलब उसकी जो ग्रहों की गति का नियम है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा था, ये दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था, और इस वजह से जो ग्रहों के मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के नाम से जानी जाने वाली संस्था है, उसने इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया। तो वो 2006 का प्राग में हुआ एक सम्मेलन था जिसमें कि ये निर्णय लिया गया, ठीक। अभी हालांकि कुछ जो वैज्ञानिकों का दस्ता है वो इसे ग्रह मानता है, लेकिन अधिकतर इसे मानने से मना करते हैं, और ये थ्योरेटिकल तरीके से ग्रह नहीं। तो 10वें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, तो प्लूटो इस समय है क्या? फिर ग्रह नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? बौना ग्रह। इसके बाद देखिए 11वें नंबर के प्रश्न को, यहाँ पॉलिटी है और इसमें कहा जा रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के किस भाग में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता तो शायद कुछ दिक्कतें बढ़ती, लेकिन अगर भाग का नाम दिया है तो यहाँ आसान चीज है। तो भाग 3 है, भाग 5 है, 6 है और 9 है, इसमें से आप देख कर बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा।
बी का मतलब यह है कि पार्ट 5 यानी भाग 5 जो है उसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्वार भाटा उत्थान उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब टाइड कहा जाता है, एब कहा जाता है, अपलिफ्ट कहा जाता है, या नॉन ऑफ द एबव कहा जाता है? बताइए। आप जानते हैं कि जिस भी चीज में द्रव्यमान है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। अब जो वस्तु जितनी भारी रहेगी उतना ज्यादा उसके अंदर ग्रेविटी होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में सबसे बड़ा सूर्य ही है, तो उसकी ग्रेविटी सर्वाधिक है, और उसी की ग्रेविटी में फंसकर बाकी जितनी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है वो सब इसके चारों ओर घूमती रहती हैं, चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन पृथ्वी की सतह पे जो पानी है, महासागरों के रूप में गड्ढे हैं, उस पर मून की ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो सन है उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट कम पड़ता है। दूरी की वजह से ऐसा होता है। चंद्रमा पास में है, तो दोनों का जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। और 12वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ज्वार कहा जाता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, टाइड कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखें। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। कुछ जो डेज हैं उनके नाम दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल संस्कृत डे, या इसे वर्ल्ड संस्कृत डे कह सकते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे है, इसके अलावा नेशनल पंचायती राज डे है और वर्ल्ड पोलियो डे। इस प्रकार से ये दिवसों के नाम है। यहाँ तारीखों के तौर पे देखिएगा, 13 फरवरी है, 3 अगस्त है, 24 अप्रैल है और 24 अक्टूबर है। बताइए इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा? और ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा बी वाला हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। मिला लीजिए उसी हिसाब से। जो संस्कृत डे है वो यहाँ बी वाले से आप मिलाएं, 3 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे को अगर आप देखें तो ये पहले वाले से मिला लीजिए, 13 फरवरी। नेशनल पंचायती राज डे ये कब मनाया जाता है? तो 3 का सी आमने सामने मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था। और पोलियो डे भी आमने सामने मैच है, इसमें भी कुछ नहीं करना था। इस प्रकार से है, तो इन तारीखों को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि 1911 में किस वायसराय के समय में दिल्ली की राजधानी कलकत्ता से, माफ कीजिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? बहुत लंबे समय तक बंगाल वाला क्षेत्र ये केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन बाद में राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। तो ये समय था 1911, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये किस वायसराय का समय था ये आपको बताना है। तो यहाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय का नाम आया है, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का नाम आया है, चेम्सफोर्ड है और रीडिंग है। आप जानते हैं कि करजन के समय में बंग भंग होता है, उसके बाद जो अगला वाला आता है वो मिंटो द्वितीय है। उसी के समय में 1909 में मर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। अब यहां पर आपको देखकर बताना है कि 1911 में कौन वाला था। और 14वें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये हार्डिंग द्वितीय था, मिंटो का समय जा चुका था, हार्डिंग सेकंड का टाइम आ गया था और उसी के समय में ये राजधानी परिवर्तन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखें। ये भूगोल है और इसमें कहा जा रहा है कि गुजरात से गोवा तक मैदान जो फैला हुआ है उसको विशेष रूप से क्या कहा जाता है? द प्लेन फ्रॉम गुजरात टू गोवा स्पेसिफिकली कॉल्ड, और इसमें क्या कहा जाता है? तो कन्नर कोस्ट है, इसके अलावा मालाबार कोस्ट है, कनारा तट इसको कहा जाता है या कनारा कोस्ट आप कह सकते हैं, और कोंकण कोस्ट है। तो इसमें से कौन सी कोस्ट होगी? ध्यान दीजिएगा, गुजरात से लेकर गोवा तक। और इस प्रश्न का देख लीजिए अच्छे से, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसे कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें लेखकों का मिलान आपको करना है, मतलब किस लेखक की किताब कौन सी है। और इसमें निजामुद्दीन अहमद का नाम दिया है, इसके अलावा मोहम्मद अमीन कजवीनी है या कजवी इनको कहा जाता था, ठीक। इसके बाद अब्बास खां सरवानी है और जौहर आफ्ताबजी है। इस प्रकार से ये नाम दिया है। अब इसमें इनकी रचनाओं के नाम देखें। तबकात अकबरी, ध्यान से देखिएगा, पातशाहनामा, तारीख शेरशाही और ताजकीरात उल वाकियात। इस प्रकार से यहां पर पुस्तकों के नाम या रचनाओं के नाम दे रखे हैं। विकल्प भी मौजूद है, मिलान करके आपको देखना है। और इस 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। पहले का ए, दूसरे का भी, इस हिसाब से इसे मिला लेते हैं। देखिए, तीसरे का सी और चौथे का डी। तो कुछ नहीं करना है, आमने सामने मैच करना है बस। निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी, मोहम्मद अमीन कजवीनी इन्हें कहा जाए या कजवी कहा जाए, तो पातशाहनामा इन्होंने लिखा था। अब्बास खां सरवानी ये तारीख शेरशाही की रचयिता है और जौहर आफ्ताबजी जो है ये ताजकीरात उल वाकियात के लेखक है। इस प्रकार से हमने मिलाया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका अंग्रेजी वर्जन था, ठीक। आगे देखिए इसमें 17वें नंबर के प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही है ये बताइए। तो पहली जैन संगीति ये पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वाली जो है वो वल्लभी में हुई थी। 2 ही जैन संगीतियां हुई हैं। बौद्ध धर्म में तो 4 हुई हैं, लेकिन जैन वाले में 2 ही हुई हैं। और जो पहली वाली संगीति होती है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म डिवाइड हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए,
तो ये जो 17वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, स्थान दिया है ना तो सत्य है दोनों। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ उसका अंग्रेजी वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। इसमें आपको देखना है कि सूची 1 में दी गई जो जैविक अध्ययन की शाखा है उसका उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में मिलान करना है। तो सही मिलान करके पता लगाना है। इसमें मिर्मेकोलॉजी है, सर्पेंटोलॉजी है, एंटमोलॉजी है और ऑर्निथोलॉजी है। ये सब विधाएं हैं। अब इसके अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पक्षियों का अध्ययन दिया है, सर्पों का अध्ययन दिया है, कीटों का अध्ययन दिया है और चींटियों का अध्ययन दिया है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और स्टडी ऑफ ऑन्ट्स। मिलान करके देखिएगा कौन सा किससे मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी वाला है कहाँ पे, ये नीचे है ना, इसके आधार पे मिला लीजिए। पहले का डी हो जाएगा। मिर्मेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी में हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी जो है इसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऐसा इसमें मैच करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सर्पेंटोलॉजी में सिर्फ जो सरीसृप होते हैं ना, रेंगने वाले सर्प, उनका अध्ययन करते हैं। और जो उभयचर होते हैं एम्फीबियंस, उनको भी अगर मिला दिया जाए तो उसे हर्पेंटोलॉजी कहा जाता है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में ताश का प्रचार किस मुगल शासक ने किया था। इतना तो कंफर्म है कि ये मुगलों की देन है, लेकिन कौन से मुगल शासक के द्वारा इसको प्रचलित किया गया। यहाँ अकबर का नाम दिया है, हुमायूं का नाम दिया है, बाबर और शाहजहां भी है, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। ये बाबर के समय में आता है। मुगलों की जो शुरुआत होती है वहीं से ये बाहर से ले आते हैं इस खेल को और यहाँ फैला देते हैं। तो कार्ड्स होते हैं उनको फेंका जाता है, तुरुप का इक्का और बेगम और बादशाह, इस प्रकार से होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित है। रुमिनदेई, मस्की, रामपुरवा और उपरोक्त सभी। तो अभिलेखों के मामले में अशोक नंबर 1 है। ढेर सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं हमें, और यहाँ जितने नाम आप देख रहे हैं लगभग सभी अशोक से संबंधित है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। डी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जितने हैं वो सभी अशोक से संबंधित है। इन अभिलेखों में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल डी वाला सही। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है जिसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज रिलेटेड टू अशोका, और आपने ऑल ऑफ द एबव को चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। ये दोनों भाषाओं में एक साथ दिख पा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पर्ल ऐश, मतलब इसमें से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है। तो वो रसायन इसमें से आपको खोजना है। यौगिक का नाम दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट है यानी K2CO3। इसके बाद स्टेनस सल्फाइड है, इसमें SnS2, इसको इस प्रकार से देखेंगे। और यहाँ नीचे देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड है यानी HgCl2 है, और अमोनिया भी दिया हुआ है। तो पर्ल ऐश किसको कहा जाता है। यौगिक का एक प्रयोगशाला वाला नाम होता है और एक व्यवहारिक नाम होता है, तो यहाँ व्यवहारिक नाम दिया है। और क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 जो होता है इसी को पर्ल ऐश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से आंख मूंद कर लगा सकते हैं। तो लावा क्ले है, खादर, रेगुड़ और लेटेराइट करके दिया हुआ है। रेगुड़ कहा जाता है, रेगुड़ मृदा या काली मृदा या स्वतः कृषि मृदा, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कपास की खेती के लिए वरदान होती है। और जो बेसाल्टिक लावा होता है उसी के अपक्षरण से इसका निर्माण होता है। रंग काला होता है, इसमें रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं, तो ये पानी को अपने अंदर धारण करके रखने की क्षमता रखता है। बाकी जितने हैं, जैसे लावा मिट्टी है तो लावा से बनने वाली मिट्टी है, ये आप कह सकते हैं कि रेगुड़ की शुरुआती अवस्था है। खादर जो है ये जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी ये चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त होती है। तो मिट्टियों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें कुछ जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उनके नाम दिए हैं, तो यहाँ उत्तर वैसे भी मिल गया। नाम दिया हुआ है कुमारी, खिल, दीपा आर लोकल नेम इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू डिनोट विच काइंड ऑफ कल्टिवेशन। ये किस प्रकार के कल्टिवेशन को दर्शाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो जाएगा, यानी स्थानांतरित कृषि। इसमें होता क्या है, एक जगह खेती करते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। ये प्रायः जो जनजातीय लोग होते हैं, ट्राइबल पीपुल्स होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। तो वहां की जमीन को वो छोड़कर हट जाते हैं, और आगे के जो घने जंगल होते हैं उसमें या तो आग लगा देते हैं या काट कर साफ कर लेते हैं। वहां जो जमीन इन्हें मिलती है वहां फिर से खेती करते हैं। तो इससे जंगल तो नष्ट होते ही है, साथ में मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये बहुत हानिकारक है। अब इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। कौन सा सैंधो सभ्यता का स्थल चूड़ियों के लिए फेमस था, मतलब वहां से चूड़ियां प्राप्त हुई। तो लोथल, रंगपुर, कालीबंगा और चनहुदड़ो का नाम दिया है, इसमें आप देखकर बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें से कौन सी साइट है जो कि फेमस थी बैंगल्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो राइट आंसर है, माफ कीजिएगा 24, और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये कालीबंगा है। ठीक कहां पे है ये आप देखकर जान जाएंगे, लेकिन कालीबंगा शब्द का मतलब क्या होता है।
काली चूड़ियां, बंगा मतलब यहाँ बैंगल से आप लगा सकते हैं और काली मतलब काले रंग की, तो यहां से उस रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इस जगह का नाम वैसा रखा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। हरियाणा के पिंजौर और पंचकुला शहर निम्नलिखित में से किस नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं? यानी द सिटी ऑफ पिंजौर एंड पंचकुला ऑफ हरियाणा फॉल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज? यहाँ NH8 का नाम दिया है, NH21 है, NH72 है और NH1 है। इसमें से कौन से हाईवे पे ये दोनों शहर पड़ते हैं? और 25 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 21 है जहां पे ये दोनों पड़ते हैं, मतलब उसके जद में आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं जो कि नीचे ही है। परखनली शिशु को विकसित करने की तकनीक का विकास ये किस वैज्ञानिक ने किया था? मतलब विच साइंटिस्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज? अब यहाँ विलियम हार्वे का नाम दिया है, जॉन हंटर है, रिचर्ड ओवेन है और रॉबर्ट एडवर्सन है। इस प्रकार से ये नाम दे रखा है। और 26 का डी वाला हो जाएगा, ये रॉबर्ट एडवर्सन या एडवर्ड्स इन्हें कहा जाता है। तो रॉबर्ट एडवर्ड्स का नाम आता है जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किए थे सबसे पहली बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें कौन कौन से भारतीय स्थल शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, फतेहपुर सीकरी है, इसके अलावा हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है और ऑल ऑफ द एबव है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। तो निश्चित रूप से ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलें हैं उनके अंदर आती हैं या उनके दायरे में आती हैं। इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त सभी को लगा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। और 28 में ये पूछा जा रहा है, यहां आप देखें, सबरीगिरी परियोजना ये जो प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है? अब जरा विकल्पों को देखिए। यहाँ विकल्प जो दिए हैं उसके साथ राज्य का नाम भी दे रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसमें आप देखकर बताएं, पंबा नदी जो कि केरल में है, शरावती नदी जो कि कर्नाटक में है, तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में है और कोसी नदी जो कि बिहार में है। नदियां जो है वो एक राज्य में तो रहती नहीं है, वो बहते हुए अन्य राज्यों तक पहुंचती हैं, लेकिन यहाँ एक लोकेशन दे दी है ताकि आप समझ सकें। तो सबरीगिरी जो प्रोजेक्ट है इसका लोकेशन बताइए, इसमें से कौन सा होगा? और 28 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये पंबा नदी है केरल की, ठीक है, जहां सबरीगिरी परियोजना स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। यहाँ इसका अंग्रेजी वर्जन था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? यानी विच इकोनॉमिस्ट इज क्रेडिटेड टू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ मिक्स इकोनॉमी? अब इसमें देखिए नाम दिया है, मेनार्ड कीन्स का नाम है, जॉन मेनार्ड कीन्स इनका पूरा नाम था। एडम स्मिथ का नाम है, कार्ल मार्क्स का नाम है और अपने देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी हैं जिन्हें की अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। मतलब इसमें जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आता है जिन्होंने की ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली जो धारणा है इसका प्रतिपादन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। मुक्ता और वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को किसने समाप्त किया था? Who had abolished the practice of deduction of the commission by मुक्ता एंड वली फ्रॉम सोल्जर्स सैलरीज? तो यहाँ पर ये करने वाला शासक कौन सा है? ये अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है या फिर इल्तुतमिश ने बहुत पहले ही ये कर दिया था? देखकर बताइए। तो इसका बी हो जाएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक है जो कि काफी उदार था। गयासुद्दीन तुगलक ये काफी ज्यादा उदार था और इसने इस प्रकार के जो परमार्थ वाले या भले वाले काम है वो किए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 31 में पॉलिटी है, अनुच्छेद दे रखे हैं और किस अनुच्छेद का संबंध किससे है ये आपको तलाशना है। तो मिलान करके इसमें देखना है ओवरऑल। आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 54 है, 63 है और 66 है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोविजन, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान। तो मिलान करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, पहले सी वाले पे निशान लगा लेते हैं। मिलाने की आवश्यकता है नहीं, इसमें आमने सामने मैच है, कुछ करना नहीं था आपको, बस इसमें मिलान करके देख लेना था ऐसे ही। ठीक, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। आइए इसका अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बाद आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 66 जो है उसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का सिस्टम होता है पूरा प्रोविजन वो दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? इसमें से सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि वेयर इज द बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? मतलब इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है उसकी जो बेंच है या न्यायाधीशीय जो पीठ है उसे कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि लखनऊ में है। तो लखनऊ से आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। 1866 में ये स्टैब्लिश होती है और लखनऊ में इसकी जो लोकेशन है वो मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। स्टडी ऑफ
द बिहेवियर ऑफ ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इज कॉल्ड। मतलब मानव सहित जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करने की जो विधा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है या एथोलॉजी कहा जाता है? इसमें से कौन सी शाखा होगी? तो 33 का डी हो जाएगा, उसे एथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आयु बढ़ने का जो अध्ययन होता है ना, मतलब वृद्धावस्था का अध्ययन आप कह सकते हो, जेरेंटोलॉजी में आता है। बायोलॉजी एक कॉमन नाम है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ये जितनी ब्रांचेस के नाम आप सुन रहे हैं ये सभी उसमें समा जाएंगे। और पैथोलॉजी में फिर शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या जितनी भी जांच होती है, रक्त की जांच या यूरिन की जांच, वो सब चीजें की जाती। बचा है इसमें एथोलॉजी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद 34 को देखते हैं। इसमें आपको फिर से मिलान करना है, तो इसका अंग्रेजी वर्जन देखिए, ज्यादा बेहतर है। मैच द नेम ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिवन इन लिस्ट 1 एंड देयर डिजाइनेटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इन लिस्ट 2 एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ देखें आप, ऑडियोमीटर का नाम दिया है, डायनमो है, हाइग्रोमीटर है और लैक्टोमीटर है। इनका काम दे रखा है, इसे आपको मिलान करके देखना था। तो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीजर्स ऑफ, यहाँ देखें, मीजर्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर प्योरिटी ऑफ मिल्क और मीजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इसमें आपको मिलान करके देखना है। और इसका यानी 34 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। मिलान कर लीजिए। देखिए ऑडियोमीटर जो है ये क्या करता है? ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी जो आवाज की तीव्रता या ध्वनि की तीव्रता है उसको नापने का काम करता है। डायनमो आप जानते ही हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइग्रोमीटर का काम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मीजर करना है और मिल्क की प्योरिटी नापने का काम ये लैक्टोमीटर का होता है। तो काफी सरल इसमें दे रखा था और इसका जो राइट आंसर था वो बी था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले पहले पक्षी आर्क्योरेटिप्स का विकास किस काल में हुआ, ये आपको देखना है। इसे सबसे पहला पक्षी माना जाता है, जो कि जमीन पर रेंगने वाले सरीसृप डायनासोर टाइप के जो जीव थे उन्हीं के अंदर पंख डेवलप होने से हुआ। ठीक है, उसके जो आगे के पंजे थे वो पंख में विकसित हुए, मतलब संरचना में बदलाव हुआ। तो ये आर्क्योरेटिप्स, इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ था। तो आपको ये बताना है कि ये किस काल से प्राप्त हुआ है या किस काल का ये इसका विकास माना जाता है। यहाँ पर क्रिटेशियस नाम दिया है, जुरैसिक दिया है, इसके अलावा प्लियोसीन या प्लायोसीन है और डिवोनियन है। तो 35 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला, जुरैसिक। ठीक, जुरैसिक काल जो था, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत इसी समय बना है, इसलिए इसको जुरैसिक कहा जाता है। तो जुरैसिक काल में ये सरीसृप से उड़ने वाले जो पहले पक्षी हैं आर्क्योरेटिप्स, इनका ढांचा डेवलप हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 36। इसमें आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मिलान करना है। तो हरियाणा डिवीजन का मिलान इसमें करके देखना है और लिस्ट 2 में उनका क्षेत्राधिकार दे रखा है कि मतलब कौन से डिवीजन के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो गुरुग्राम है, जिसे कि पहले गुड़गांव कहा जाता था, और उसके बाद फरीदाबाद है, हिसार है और अंबाला है, ये डिवीजन के नाम है। और इधर जो आप देख रहे हैं वो क्षेत्र है जिसमें कि पंचकुला और कुरुक्षेत्र है, पलवल और नूह है, हिसार और फतेहाबाद है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है। तो मिलान करके देखिएगा डिवीजन को उसके क्षेत्रों से यानी जिलों से। और 36 इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। पहले का डी इसे मिला लीजिए, गुरुग्राम का रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ हो जाएगा। दूसरे का बी यानी फरीदाबाद का पलवल और नूह, ठीक है, ये आमने सामने ही मैच है। तीसरे का सी, ये मैच है पहले से हिसार और फतेहाबाद। और अंबाला को आप किससे मिलाएंगे? पंचकुला और कुरुक्षेत्र से मिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 37 को देखते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन था वो यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 21 जनवरी 2021 को ओडिशा के तट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हॉक 1 के स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और इस एंटी एयरफील्ड वेपन को क्या कहा जाता है? SAV कहा जाता है। तो इसके कैप्टिव और रिलीज ट्रायल को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस प्रकार से इसमें संस्था का नाम आपसे कुल मिलाकर पूछ रहा है। DRDO है, नासा है, इसरो है और इसमें से कोई नहीं है, बताइए। ये हॉक 1 है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जा रही है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन 21 जनवरी 2021। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 37 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये DRDO है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि मैच द कमिटी गिवन इन लिस्ट 1 एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड गिवन इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ सी रंगराजन कमेटी का नाम दिया है और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म दिया हुआ है। मल्होत्रा कमेटी है, नरसिंघम कमेटी है और बलवंत राय मेहता कमेटी है। यहाँ पर कुछ इनके जो काम है वो दे रखे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म है, डिटरमाइन ऑफ पुअर्टी लाइन है, गरीबी रेखा का निर्धारण, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। तो मिलान करके बताइएगा कौन सा किससे मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 38 इसका बी हो जाएगा, यानी पहले का सी, इसे मिला लीजिए। पहले का सी हो जाएगा, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ पुअर्टी लाइन रंगराजन कमेटी। उसके बाद दूसरे का बी हो जाएगा मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, इसको बी से मिलाइए, इसको सी से मिलाइए।
और नरसिंघम कमेटी का जो इसमें मैच है वो किससे होगा? तीसरे का ए हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से इसका कनेक्शन है। और बलवंत राय मेहता, ये तो जग जाहिर बात है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देखिए। हरियाणा में कितने मंडल और कितने जिले? मंडल का नाम आप पहले देखिएगा और जिलों के नाम बाद में देखिएगा, मतलब संख्या यहां दी हुई है। तो 8 मंडल और 32 जिले हैं, 4 मंडल और 28 जिले हैं, 6 मंडल और 22 जिले हैं और 10 मंडल और 25 जिले हैं। छोटा सा राज्य है हरियाणा, बहुत बड़ा नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्र, पंजाब का हिस्सा। तो इसमें आप देख लीजिए 39 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 6 मंडल हैं और 22 जिले, इस प्रकार से इसका डिवीजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 को देखिएगा। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो उपनाम दिया हुआ है और राज्यों के नाम दिए हैं। सॉल्ट सिटी है, मलय का देश है, इसे ध्यान से देखिएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड है और एशिया के अंडों की टोकरी है। मतलब राज्यों को उनके विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ राज्यों के नाम भी दिए हुए हैं, गुजरात, आंध्र, मेघालय और कर्नाटक। कौन सा विशेषता किससे मैच करेगी ये देखिए। और ये जो 40वां है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब पहले का ये, इसे देख लीजिए, बी वाला सही है इसका। पहले का ये साल्ट सिटी कौन है? गुजरात है। नमक वहीं पाया जाता है, कच्छ का रण पूरा नमक का रेगिस्तान। इसके बाद मलय का देश, आपने बी वाले को मिलाया है ना, तो मलय का देश ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा बल्कि कर्नाटक हो जाएगा, इसका आमने सामने नहीं मैच है। इसके बाद तीसरे का सी, पूर्व का स्कॉटलैंड, ये किसको कहा जाता है? पूर्व में कौन है? मेघालय है। और एशिया के अंडों की टोकरी यानी अंडा उत्पादन में आंध्र का जो नंबर है वो सर्वोपरि रहता है, तो इसलिए इसको अंडों की टोकरी कहा जाता है। इसका बी वाला सही था। इसके बाद 41 को देखते हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन यहां पर दे रखा है। देखिए 41 में ये कहा जा रहा है कि गुरु अंगद देव वॉज द सेकेंड रिलीजियस गुरु ऑफ सिख। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गुरु अंगद देव? गुरु अंगद देव जो थे ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट वाले थे। तो अंगद देव का नाम क्या था, मतलब ओरिजिनल नाम क्या था? लहना नाम था या अगरगर नाम था, लेचर नाम था या अंश नाम था? तो विकल्प बहुत सरल है, आप आराम से इसमें गेस कर सकते हैं। लहना नाम था, ठीक, लेहना या लहना आप कह सकते हैं। इसके बाद 42 को देखिए। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको फिर से मिलाना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिए हैं, मतलब किस सन में कौन सी घटना होती है। तो यहाँ 1930 दे रखा है, डांडी मार्च है। देखिए 1930 है, 1931 है, 1932 है और 1933 है। यहाँ डांडी मार्च है, गांधी इरविन पैक्ट है, थर्ड गोलमेज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत है। इस प्रकार से घटनाओं के बारे में दिया हुआ है, मिलान करके देखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा होगा बताइए? सी वाला हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, आमने सामने मैच है। आप जानते हैं कि दांडी मार्च जो है ये 1930 में होता है। नमक कानून तोड़ा जाता है गांधी जी के द्वारा पद यात्रा करके, और दांडी नामक स्थान पर जाकर ये सांकेतिक तौर पर नमक बनाते हैं। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है और इसमें ये सहमति दर्ज की जाती है कि भाई जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, खासतौर पे गांधी जी वही जाते भी हैं, तो वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे। ठीक, इसके बाद 1932 ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें कांग्रेस की ओर से कोई नहीं जाता है। और 1933 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जो सविनय अवज्ञा गांधी जी ने छोड़ दिया था, मतलब ड्रॉप कर दिया था, उसको ये फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से है, इसमें सब आमने सामने मैच है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का वो कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब भारतीय संविधान की जो यूनियन लिस्ट है उसमें इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? यानी 3 है तो उनको भी आपको याद रखना है। यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री है, इसके अलावा पासपोर्ट और वीजा है, मेजर पोर्ट्स हैं और पब्लिक ऑर्डर है। बताइए कौन सा इसमें संघ सूची का हिस्सा नहीं? और क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था जो है ये संघ सूची का हिस्सा नहीं है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस लिस्ट का हिस्सा है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है या कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? मतलब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ फास्फोरस का नाम दिया है, कैल्शियम है, कार्बन, नाइट्रोजन ये मौजूद है इसमें। बताइए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, कार्बन। ठीक, कार्बन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि ये सभी पाए जाते हैं लेकिन ये सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। इसके बाद 45 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम है और उनका समय है लॉन्च करने का। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, उज्ज्वला योजना है और स्वच्छ भारत अभियान है। 2016, 2015, 2017 और 2014 सब यहाँ एनडीए गवर्नमेंट के राज में की गई योजनाएं। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। और इसका जो राइट आंसर है इसे आपने देखा कौन सा हो जाएगा?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से इसको मिला लीजिए, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का डी। देखिए पहले का सी यानी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 2017 की है। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को अगर देखें तो ये 2015 की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये 2016 की है, ठीक, बलिया जिले से इसका शुभारंभ होता है। और स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 का है। इस प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which are the following substances responsible for catalyzing chemical reaction in living body? मतलब जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं? प्रयोगशाला में जब कोई अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही होती है और हमें जल्दी उसका रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं ताकि अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाए। वो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को तेज कर देता है। शरीर में भी कुछ ऐसे ही उत्प्रेरक होते हैं, तो उनको कहते क्या है? उन्हें वाइटामिन कहते हैं, वायरस कहते हैं, एंजाइम कहते हैं या फिर प्रोटीन्स कहते हैं। तो 46 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का काम ही यही होता है, वो जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, चाहे वो पाचन की प्रक्रिया हो या शरीर के अन्य प्रक्रम हो, उनमें तेजी ला देता है। इसके बाद नेक्स्ट, और इनकी जब कमी होती है या डिसबैलेंस हो जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनने लगी? पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया है बड़ी ही रोचक और लंबे समय की है, मतलब काफी लंबे समय में ये पूरी जो पृथ्वी है जैसे कि हम वर्तमान में देख रहे हैं वो विकसित हुई है। तो यहाँ ये बताया गया है कि कैलिडोनियन हलचल का जो समय था वो कौन सा था, जिस समय के ऊंचे ऊंचे पर्वत इस हलचल के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये कार्बोनिफेरस समय था, मतलब कार्बोनिफेरस काल था, डिवोनियन काल था, प्री कैम्ब्रियन था या ऑर्कियन था? बताइए इसमें से कौन सा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हाई माउंटेन रेंजेस डेवलप ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कैलिडोनियन मूवमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 47 और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये डेवोनियन पीरियड था। डेवोनियन पीरियड में कैलिडोनियन हलचलें काफी तेज हो जाती हैं और इसका नतीजा होता है कि जो जमीन की सतह है उस पर उत्थान आने लगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब 3 सही है, कोई एक गलत है। तो वो कौन सा है भाई बताइए। इसमें कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज, मतलब मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, ऐसा दिया हुआ है। देयर आर टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में जो रिब्स है उनकी संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, यानी 24 है। और जो मनुष्य का स्कल है उसमें कुल मिलाकर 32 बोन्स पाई जाती है, यानी 32 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें से गलत क्या है। और देखिए इसका जो राइट आंसर है 48 को अच्छे से देख लीजिएगा, डी वाला हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में 32 अस्थियां होती हैं, ऐसा दिया है ना, तो 32 नहीं होती है भाई, 28 होती है, नीचे दिया हुआ है। नीचे उसका जो करेक्ट आंसर है वो दे रखा है। फिलहाल ये गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। सबसे छोटी हड्डी वो कान में पाई जाती है, स्टेपीज होती है। और सबसे लंबी हड्डी जो होती है, मतलब बड़े साइज की, वो फीमर होती है, जो कि पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डज नॉट द सन शाइन परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड समर सोलस्टिक्स? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। तो वो समय आपको बताना है। 21 मार्च है, 21 जून है, 23 सितंबर है या 22 दिसंबर। कर्क रेखा की बात हो रही है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो समय याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 का बी हो जाएगा। 21 जून सबसे बड़ा दिन इस दिन होता है, ठीक है, और सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस मुठभेड़ में निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई थी? ऐसे प्रश्न जो है काश पूछ लिए जाए तो चयन आसान हो जाएगा। अब इसमें आपको विकल्प भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, निशान लगा दीजिए और आगे चलिए। ये उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने एक शानदार आत्मघात किया था अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ये गांधी जी और नेहरू जी से भेंट करने आए रहते हैं, वहीं घिर जाते हैं। पुलिस को सूचना मिल जाती है, कोई भेदिया न्यूज दे देता है, और उसके बाद चारों ओर से पुलिस घेर कर गोलियां बरसाने लगती है और इनके ऊपर प्रेशर डालती है कि ये आत्मसमर्पण कर दें। जब बंदूक में एक गोली शेष बचती है तो ये खुद को शूट कर लेते हैं ताकि ये अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके। और उन्हीं के सम्मान में फिर उस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया जाता है, आजाद पार्क। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इन विच इंडियन सिटी इज द इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मतलब भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ लोकेशन दी है, चेन्नई दिया है, अहमदाबाद है, गुड़गांव आप कह सकते हैं या गुरुग्राम कह सकते हैं, और बेंगलुरु है। बताइए इसमें से कौन सी लोकेशन होगी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी हो जाएगा, ये बेंगलुरु है। ठीक, बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। इसमें जो 1857 का रिवॉल्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वाज द पैट्रियोटिक अटेम्प्ट
टू फ्री द नेशन फ्रॉम फॉरेन रूल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड। मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यहां जिस हिस्टोरियन ने ये वाक्य कहा है उसका ये कहना था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ पैट्रियोटिक अटेम्प्ट। ये क्या था? एक पैट्रियोटिक अटेम्प्ट था टू फ्री द नेशन फ्रॉम फॉरेन रूल। तो आप बताएं कि ये कौन से इतिहासकार थे? ताराचंद थे, मजूमदार थे, बिपिन चंद्र पाल थे या बेंजामिन डिजरायली थे? तो आरसी मजूमदार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये आदमी जो था ये क्या सोचता था इसके दिमाग में ही दफन हो गया। मतलब इसने कहा कि न तो ये विद्रोह था, न ही सैनिक बगावत थी, न ही इसके अंदर कोई दम था, न ये किसी काम का था, ये शर्मनाक था, ऐसा इनका मानना था। और इनका खुद का व्यक्तित्व तो शर्मनाक रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ये बिपिन चंद्र पाल है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पहली बार एक हिंदू लड़की को असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया है। मतलब पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि एक हिंदू लड़की जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। हिंदू वहां अल्पसंख्यक है। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। यहाँ विनीता जोशी का नाम दिया है, वनीता गुप्ता है, सना रामचंद्र है और उपरोक्त में से कोई नहीं का भी विकल्प है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए इसमें से। और देखिए 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, सी वाला, सना रामचंद्र। ठीक, ये पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर बनी है और इन्होंने एक नया रास्ता खोला है, नहीं तो अल्पसंख्यकों की दशा वहां बहुत बुरी है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर एज 42 रामसर साइट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2020। 2020 में कोरोना तो उत्पात मचा ही रहा था, लेकिन बहुत ढेर सारी रामसर साइट्स जो है वो डिक्लेयर होती है। ये एक अच्छी बात है। तो रामसर साइट होती क्या है? ये आर्द्र भूमियां होती हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, और इन पर जब खतरा मंडराता है तो इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो भारत में ऐसी कई सारी आर्द्र भूमियां हैं, उनकी संख्या तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ 42वें रामसर साइट के तौर पर किसको शामिल किया गया है? ये सुर सरोवर है जो कि यूपी में है, स्योकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि लद्दाख में है, लोनार लेक है जो कि रंग बदल दी थी पिछले साल, ये महाराष्ट्र में है, और काबर ताल ये बिहार में है। तो बताइए इसमें से 42वां कौन सा है? और 54 इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ये स्योकर वेटलैंड है। इसे आप देख रहे हैं। स्यो मतलब क्या होता है? तालाब होता है। तो उसी पर ये बना हुआ है स्योकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख में, और ये 42वें नंबर का है। इसका जो नंबर है वो कौन सा है? 42वां है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। चोल शासकों के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ है जो कि उनका राजकीय चिन्ह था? मतलब मोटे तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो चोल डायनेस्टी या चोल एम्पायर था उनमें नेशनल एम्बेलम या उनका जो स्टेट एम्बेलम था वो क्या था? तो यहाँ टाइगर दे रखा है, डियर दे रखा है, एलिफेंट है और रेंडियर है, इस प्रकार से नाम दिए। और 55 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, यानी टाइगर। ठीक, बाघ का जो चिन्ह था वो बना हुआ था। इसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 को देखते हैं। 56 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू कलर ऑफ रेड ब्लड कार्पलस, मतलब आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें लाल रंग किस वजह से होता है? मतलब वो कौन सी चीज होती है या कौन सा पदार्थ होता है जो कि उन्हें लाल दिखाता है? तो ये कैरोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता है या मैग्नीशियम होता है? काश क्लोरोफिल होता तो हम सभी हरे भरे दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हीमोग्लोबिन है। ठीक, ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, और ये पदार्थ जो है ये लाल रक्त कणिकाओं के रंग को, ये वर्णक होता है असल में, तो ये रंग को लाल दिखाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इज अपोज्ड रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करते हैं। पानी का बहना एक हद के बाद रुक जाता है, तो वहां जो दो परतें होती है ना वाटर की, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? यहाँ नाम दिया है, कोहेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स है, डेंसिटी है या फिर विस्कोसिटी है। बहने का विरोध कुल मिलाकर करती है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो कि द्रवों के बहने का विरोध करता है? और क्वेश्चन नंबर 57 का डी हो जाएगा, ये विस्कोसिटी है। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही कम दूर तक बहने में सक्षम होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें, पानी और तेल या पानी और शहद ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। पानी को आप ऐसे गिरा दीजिए जमीन पर, तो जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप होगा, उधर वो बह जाएगा, बहुत तेज बहेगा और दूर तक जाएगा। शहद को गिरा दीजिए, वो कुछ दूर तक तो अपना रन करेगा, उसके बाद जम जाएगा, वहीं चींटियां आने लगेंगी, कुल मिलाकर वहीं रुक जाएगा। तो उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि इन विच ईयर रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया वर मर्डर्ड बाई डकैत इन कैथल हरियाणा। मतलब हरियाणा का जो कैथल है वहां पर डकैतों के द्वारा रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया जो सरदार था उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ वर्ष आपको बताना है, हत्या तो की गई थी और जगह का नाम आप याद रखिएगा, कैथल, जो कि हरियाणा का था, लेकिन साल कौन सा था? तो 1240 था, 1256 था, 1396 था या 1402 था? विकल्प इतने आसान है कि बहुत आराम से आप गेस कर सकते हैं।
इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी के तौर पर रजिया ने जब तख्त संभाला तो हड़कंप मच गया, क्योंकि सल्तनत काल में महिलाएं पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। रजिया ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरबार में एकदम सीधा सिंहासन पर आसन जमा लिया। तो काबिले तारीफ है वो महिला। अब इसमें देखकर बताइए, तो 58 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा 1240। ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई लेकिन इतिहास में अमर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं? तो ग्रैम है, पीज है यानी मटर, पीनट्स है और मस्टर्ड है। इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मौसम के आधार पे होता है भाई, इसमें आपको पता होना चाहिए कि रबी, खरीफ और जायद के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। फिलहाल 59 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, पीनट। मूंगफली जो है वो रबी की फसल नहीं है। तो जरा बताइएगा कि ये किस मौसम की फसल है, खरीफ की है या जायद की है? नेक्स्ट, और इसका मतलब क्या है कि बाकी जितने हैं वो सब रबी की फसल में आते हैं, चना, मटर और सरसों, जिनकी की बुआई का जो सीजन है वो हल्की जाड़ा वाला होता है और काटने के समय शुष्क मौसम चाहिए होता है, जो कि मार्च और अप्रैल के समय होता है। शुष्कता चाहिए होती है, तभी ये सूख कर पकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो दर्शनों के नाम दिए हैं, वैदिक दर्शन है और उनके जो प्रणेता ऋषि हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो वैशेषिक दर्शन है, यहाँ देखें वैशेषिक दर्शन है, और वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है और मीमांसा है। षड दर्शन यानी 6 दर्शन होते हैं, उसमें से 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। कणाद, व्यास, कपिल और जैमिनी ये ऋषियों के नाम है जिन्होंने कि इसका प्रवर्तन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। आमने सामने मैच है, कुछ नहीं करना था। वैशेषिक को देने वाले कौन थे? कणाद थे। और वेदांत दर्शन को देने वाले व्यास थे। सांख्य दर्शन को देने वाले कपिल मुनि थे और मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। कणाद को परमाणुविद कहा जाता है, भारत का प्रख्यात परमाणुविद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, जिसे कि मर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, या इसमें से कोई नहीं है? विकल्प आप देख रहे हैं। देखिए 61 का ए हो जाएगा। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, जिसे कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता था। और इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया गया 1926 में। मतलब प्रावधान इस अधिनियम के थे, लेकिन गठन कब होता है? 1926 में होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ इसका अंग्रेजी वर्जन था। देखिए 62 में कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणाज एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर। मतलब हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितने % एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, मतलब खेती का कार्य उस पर होता है। तो ये 55% है, 71 है, 81 है या 87 है? देखिए 62 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 81%। बहुत अच्छा खासा एरिया है जो कि एग्रीकल्चर के दायरे में आता है, 81%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कीजिएगा। तो एक तरफ कुछ जो सेक्रेटरी जनरल है उनके नाम दिए हैं, मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। मैच द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन गिवन इन लिस्ट 1 विद कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब वो कहाँ के मूल बाशिंदे हैं, ये साथ में लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो बुतरस घाली है, और इसके बाद जेवियर पेरिस दे शेलुलर है, और कुर्च वेल्डियम है, और इसके बाद यूथ हैंड है। तो इस प्रकार से ये नाम दे रखे हैं। यहाँ पेरू का नाम दिया है, मतलब जगह के तौर पे। इजिप्ट है, म्यांमार है और ऑस्ट्रिया है। तो बताइए कि कौन से कहाँ के रहने वाले? और क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला, यानी पहले का बी से मिला लीजिए इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे का ए, इनको मिला लीजिए पेरू से, और इसके बाद कुर्च का नाम आता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन्हें आप देखिए। इसका डी वाला हो जाएगा ऑस्ट्रिया, और बचते हैं थैंड, तो ये म्यांमार से संबंध रखते हैं। इसके बाद 64 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये 2 ड्रामा या प्ले आप कह सकते हैं, इनके लेखक कौन है? धनंजय के द्वारा इन्हें लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, या नाटक सम्राट आप कह सकते हैं, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, कालिदास, इनके द्वारा लिखा गया है, या भवभूति ने इन नाटकों को लिखा है। यहाँ नाटकों के नाम आप देख लीजिए, उत्तरामचरित है और महावीर चरित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला। ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दोनों नाटक जो आप देख रहे हैं ये भवभूति के द्वारा लिखे गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लीडर रिप्रेजेंटेड हिसार यानी हरियाणा इन लाहौर सेशन ऑफ 1892। ये कौन से व्यक्ति थे, मतलब कौन से जन नेता थे? तो यहाँ लाला लाजपत राय का नाम आप देख सकते हैं, मेजर प्रताप सिंह है, भजन लाल है और सुभाष चंद्र बोस है। देखिए 65 का जो राइट आंसर है, इसमें विकल्प सरल है तो आराम से आप देख सकते हैं। 65 का ए वाला हो जाएगा, ये लाला लाजपत राय हैं, जिन्हें कि पंजाब केसरी कहा जाता था, पंजाब की शान, शेर ए पंजाब। इसके बाद आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो ये सिलसिलों के नाम दे रखे हैं जो कि सूफी संतों के सिलसिले होते हैं, और उनसे संबंधित जो प्रणेता या संस्थापक हैं, मतलब भारत में उनके संस्थापक, उनके नाम दिए हुए। तो नक्शबंदी सिलसिला है, कादरिया सिलसिला है, सोहरावर्दी है, यहाँ ख्वाजा बकी बिल्लाह का नाम आता है, मोहम्मद गौस है और बहाउद्दीन जकारिया है। तो कौन सा किससे मैच करेगा बताइए। और 66 का जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लीजिए। तो इसमें आमने सामने मैच है, कुछ नहीं करना है। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बकी बिल्लाह, कादरिया मोहम्मद गौस और सोहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। और ये जो सूफी सिलसिले होते हैं, मतलब संतों के सिलसिले आप कह सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कट्टरपंथी या रूढ़िवादी जो सिलसिला था वो नक्शबंदी था, और औरंगजेब इसी को फॉलो करता था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ उसका अंग्रेजी वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है, ये देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। काफी कॉमन क्वेश्चन है। और इसमें संघीय विधानमंडल दिया है, गवर्नर जनरल दिया है, प्रांतीय विधानमंडल है और प्रांतीय राज्यपाल है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। मतलब जो फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू किसको दिया गया है। ये फेडरल लेजिस्लेचर को दिया गया है, गवर्नर जनरल को दिया गया है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया गया है, या प्रोविंशियल जो गवर्नर्स हैं उनको दिया गया है। 67 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये गवर्नर जनरल को दी गई। मतलब ये जो शक्तियां होती है ना, अवशिष्ट शक्तियां, ये गवर्नर जनरल के पास उस समय थी। इसके बाद 68 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य स्कीम लॉन्च बाय सेंटर इन सितंबर 2017। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सौभाग्य योजना का। तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस इन एवरी सिटी एंड एवरी विलेज ऑफ द कंट्री, या टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू एवरी हाउस होल्ड इन एवरी सिटी एंड एवरी विलेज ऑफ द कंट्री, टू स्प्रेड एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री, या नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा उद्देश्य सौभाग्य योजना का था। तो 68 का ए हो जाएगा, हर घर में बिजली पहुंचाना, चाहे वो गांव हो या शहर। ठीक, देश के हर गांव हर शहर में बिजली को प्रदान करना, यही इसका मोटो है या उद्देश्य कहा जा सकता है। इसके बाद 69 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज इंक्लूडेड इन पंजाब प्रोविंस इन 1858। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। तो ये फतेहाबाद का नाम दिया है, जींद है, गुरुग्राम है, और इसके बाद कोई भी नहीं। कौन सा होगा बताइए। तो देखिए 69 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, देख लीजिए पहले, सी वाला हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक, ये पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था 1858 में। ये बीती हुई बात है। इसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जोड़ती। तो यहां आप देखकर बताइए। हडसन स्ट्रेट दिया है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसके अलावा फॉवेक्स स्ट्रेट है, और फ्लोरिडा की जल संधि यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट है। जल संधि का काम क्या होता है, दो जो वाटर बॉडीज होती है उनको कनेक्ट करना, या दो जो लैंड एरिया है उनको तोड़ना या बीच से विभक्त करना। और इसका जो 70 वाला है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्लोरिडा की जो स्ट्रेट है यानी फ्लोरिडा की जल संधि, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक सी माफ कीजिएगा अटलांटिक ओशियन जो है, दोनों को जोड़ने का काम करती। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड इरविन है और लिनलिथगो है। बताइए इसमें से कौन सा होगा जिसके समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। और यहाँ चूंकि ये अधिनियम अगर आप ना भी जानते हो तो 1856 की डेट देख सकते हैं और उसके आधार पर गेस कर सकते हैं कि ये किसका समय रहा होगा। यहाँ विलियम बेंटिंग, डलहौजी, इरविन और लिनलिथगो का नाम दिया है। तो ये समय किसका था, डलहौजी का था। फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है वो बड़े जोश खरोश के साथ चल रही थी, लेकिन कुछ सुधारवादी कार्यक्रम भी होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ आपको मिलान करना है। मतलब मैच नेम ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन द लिस्ट 1 विद द लॉ गिवन बाय देम इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट के नाम जो है वो लिस्ट 1 में दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। पास्कल दिया है या पास्कल इन्हें कहा जाता था, न्यूटन है, आर्किमिडीज है और आइंस्टाइन है। यहाँ देखें सापेक्षता का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत और दाब का सिद्धांत। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से आप कर सकते हैं इसमें। 72 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसे आप मिला लीजिए उसी हिसाब से, पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का ए। आप जानते हैं कि जो पास्कल का यहाँ काम है, मतलब पास्कल वैज्ञानिक थे, तो दाब का नियम इन्होंने दिया था। दाब का मात्रक भी होता है पास्कल, तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। न्यूटन का जग जाहिर बात है, इसको जो ना जाने तो फिर क्या बात है। उसके बाद आर्किमिडीज ने क्या किया था, आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया था और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था। हालांकि नोबेल प्राइज उन्हें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसकी वजह से मिला था। इसके बाद आगे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत उस समय दुनिया वाले समझ ही नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द आर्कियोलॉजिकल साइट बनावली इज लोकेटेड। बनावली क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये हरियाणा में कहाँ पे, मतलब किस जिले में लोकेट करती है। यहाँ जिलों के नाम दिए हैं करनाल, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। कौन सा होगा। तो 73 का सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि यह हिसार में है।
हिसार जिला है जहां पे बनावली स्थित है और ये पूरा तत्व स्थल है। इसके बाद 74 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। तो मोडवेट का संबंध उत्पाद कर से है, सेनवैट का संबंध वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, तो सेनवैट का संबंध किससे है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। और भारत में पहली बार ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है यानी मूल्य संवर्धित कर है ये 1994 में लागू हुआ था। सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, ये दिया हुआ है। तो इसमें आप देखकर बताइए, हालांकि नीचे जो सही है वो भी दे रखा है तो आराम से आप कर सकते हैं। 74 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला, मतलब वही एक गलत है। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर को 1994 में नहीं बल्कि 2005 में लागू किया गया था। यहां डेट गलत दी, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, यहां आप देखें उसका अंग्रेजी वर्जन दिया हुआ है, मोडवैट है, सेनवैट है, इस प्रकार से। 75 में यहां कुछ रसायनों के नाम दिए हैं और उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल नेम है वो दूसरी तरफ लिस्ट 2 में दिया हुआ है। इसे आपको मिलान करके देखना है। तो खाने का सोडा है, कास्टिक सोडा है, यहां देखें, नीला थोथा है और गंधक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। और 75 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी। थोड़ा सा यहाँ पर ये तो आमने सामने मैच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कास्टिक सोडा यानी जो धावन सोडा कहा जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट होता है और गंधक जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। H2SO4 की बात हो रही है, यहां उसका अंग्रेजी वर्जन आप देख रहे हैं। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में किस वर्ष बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो की स्थापना हुई थी। लोकेशन बता दिया है तो लोकेशन भी आप याद रखें। यहां समय दिया है 1937, 1867, 1998 या 1967। और 76 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये 1967 है। ठीक, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली वाज फाउंडेड इन 1884 बाय एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। तो ये 3 जने मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, मतलब ये सभा कौन सी है वो तो आप चुनिएगा इसमें से, विकल्प में से। 1884 में 3 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की जाती है, व्यक्तियों के नाम भी याद रखिएगा। अब इसमें से बताइए, तो ये मद्रास महाजन सभा है, पूना सार्वजनिक सभा है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा है या भारत नौजवान संगठन या सभा है, इसमें से कौन सा होगा। देखिए 77 का ए हो जाएगा, ये मद्रास महाजन सभा है जिसकी स्थापना 1884 में होती है वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के सौजन्य से। यहां हमने इसे देखा। इसके बाद 78 को देखिए, द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर, मतलब वो प्रोसेस आपको बताना है। हीट ट्रांसफर के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ऊष्मा स्थानांतरण के, तो उसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है यानी वैक्यूम में भी काम करता है जैसा कि वो हवा में काम करता है। तो ये कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या एडवेक्शन है या रेडिएशन है, मतलब चालन है, संवहन है, अभिवहन है या विकिरण है, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ जो निर्वात दे दिया है इससे आपको करने में आसानी होगी। और 78 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये विकिरण है। विकिरण को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, इसीलिए सोलर रेडिएशन जो है वो सीधा सीधा अर्थ पे आता है, समय लगता है लेकिन कहीं भी उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्रूव एग्रीकल्चर, मतलब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना या 5-year प्लान है जिसमें कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी या उनकी जो सरकार थी उन्होंने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति का जो पूरा प्रोसेस था उससे कृषि में तेजी से सुधार आया। ये कौन सी क्रांति थी, माफ कीजिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी या 5-year प्लान था। तो ये 2nd प्लान था, 3rd प्लान था, 4th प्लान था या 5th प्लान था, इसमें से कौन सा होगा। और 79 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये 4th प्लान था, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये जो प्रावधान है वो किया जाता है। योजना आयोग के सौजन्य से ये जो पंचवर्षीय योजना है 5 साल का पूरा डाटाबेस तैयार करके और उसमें स्ट्रेटेजी बना के काम किया जाता था। अभी योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ये एक थिंक टैंक बन गया है, नीति आयोग। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है या उसका जो प्रोविजन है वो दिखाई देता है। तो ये आर्टिकल नंबर 330 है, 331 है, 332 है या 333 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये 330वां अनुच्छेद है जिसमें कि इस प्रकार का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक, ए वाले को चुना। इसके बाद अब 81 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि ओफिडियोफोबिया
ये ओफिडियोफोबिया है। ये किस प्रकार का भय है? फोबिया मतलब क्या होता है? एक अनजाना डर जो कि वास्तविक नहीं होता है। अब ये फोबिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाटर फोबिया या एग्जाम फोबिया, इस प्रकार से, या हाइट वाला जो एल्टीट्यूड फोबिया होता है वो भी कुछ लोगों में पाया जाता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो ऐसे ही एक फोबिया है, यहाँ पर आप देखें ये ओफिडियोफोबिया है। तो जल का मतलब पानी का डर लगता है, सांपों का डर लगता है, जानवरों का डर लगता है, या छिपकली का डर लगता है। भाई सांप से सबको डर लगता है, लेकिन सांप का बिना मतलब का डर कि हर जगह सांप ही सांप दिखाई दे जबकि वो हो नहीं, तो उसको कहते हैं फोबिया। अब यहाँ ये कौन सा फोबिया है बताइए? तो देखिए 81 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला, सांपों का डर लगता है। ठीक, सांपों का डर लगता है जिसे कि ओफिडियोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में ये कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो लिस्ट 1 में कुछ लैटिन वर्ड्स दिए हुए हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं, और उनके संबंध में या उनके एवज में जो कानूनी कार्यवाही है वो लिस्ट 2 में दी हुई है। तो क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन है और सर्टियोरिटी है। अब इसे एग्जैक्टली कहा क्या जाता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो दिया हुआ है लिस्ट 2 में। तो बाई व्हाट अथॉरिटी आर वारंट टू फॉरबिड टू बी सर्टिफाइड, उसकी मीनिंग दी हुई है असल में, तो मिलान करके आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसे कर लीजिए, ये पहले से मैच है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? बाई व्हाट अथॉरिटी आर वारंट, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, और सर्टियोरिटी जो होती है इसका मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। इसके बाद आगे चलते हैं, ये लीगल प्रोसीडर है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा, इसमें बाघ अभ्यारण्य का नाम दिया है और राज्य दिए हुए, तो मिलान करके आपको देखना है कि कौन सी मैचिंग एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सतकोशिया है, सरिस्का है, भद्रा है और वाल्मीकि है, ये सब टाइगर रिजर्व है। राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक, अभी एक नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होने वाला है जो कि राजस्थान में, फिलहाल इसमें से देखकर बताएं। तो सरिस्का राजस्थान में है, वाल्मीकि बिहार में है, आराम से आप कर सकते हैं इसमें। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ये इसमें मिलान कर लीजिए, देखिए पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। सतकोशिया कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक, सरिस्का राजस्थान में है, वाल्मीकि जो है वो बिहार में है, भद्रा कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ उसका अंग्रेजी वर्जन है, उसे आपने देखा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 84, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप दोनों के बारे में जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है, मतलब परिमाण ज्ञात है आपको तो आराम से आप उस राशि के बारे में पता लगा सकते हैं, उसमें डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होती। फिलहाल यहाँ पे हम लोग वेक्टर को देख रहे हैं जिसमें कि डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है ये देखना है ना आपको। तो एनर्जी है, इसके अलावा वॉल्यूम है, एसिलरेशन है और प्रेशर है, इसमें से कौन सा होगा? देखिए 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है? एसिलरेशन, बल गुणे, माफ कीजिएगा, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये आपका एसिलरेशन यानी त्वरण होता है, और ये एक सदिश राशि है। बाकी जितने हैं ना वो सभी अदिश हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी भी तरह की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद 85 को देखिएगा, व्हेन डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी एक लंबे समय तक अपनी जो अधेड़ा अवस्था है वहां तक तो साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं, मुकदमा लड़ने जाते हैं, फिर वहीं टिक जाते हैं, वहीं पर अपना सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भारत रिटर्न होते हैं, तो इनका जो सबसे पहला सफल अभियान है वो चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1916 में की थी, 1917 में की थी, 1918 में की थी, या 1919 में की थी? बताइए। तो देखिए 85 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, इसका 1916 हो जाएगा, जिसमें कि ये स्थापना करते हैं। मतलब ये बाद में साबरमती नदी के तट पर शिफ्ट होता है, पहले इसकी जो लोकेशन है वो दूसरी रहता है गुजरात में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। मतलब इसमें से किसने अभी 10वां जो वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का संस्करण था उसको जीता है, और ऐसा करके या ऐसा जीतकर पुरस्कार वो भारत का पहला इस प्रकार का व्यक्ति बन गया है जिसे कि ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से हैं? यहाँ सुरेश मुकुंद का नाम दिया है, सुरेश रैन का नाम दिया है, इसके अलावा अनुपम खेर है और ब्रिजेश मोहन है। इसमें से कौन सा होगा? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय। तो देखिए 86 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा। ये सुरेश मुकुंद हैं जिन्हें कि ये पहली बार मिला है, और ये 10वें नंबर का जो संस्करण था उससे इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद 87 को देखिएगा, हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की कुल दुधारू पशुधन संख्या का कितने % है? जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपी के रिस्पेक्ट में हो या हरियाणा के रिस्पेक्ट में हो या कहीं और किसी राज्य के, क्योंकि पशुधन जो है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पे काम आते हैं, मतलब ये किसानों की आय बढ़ाने का एक स्रोत होते हैं।
तो यहां फिलहाल आप बताएं कुल दुधारू पशुधन का जो परसेंटेज है वो देश के पशुधन के परसेंटेज का कितना है हरियाणा में? 1% है, 5% है, 2.5% है या 4.5% है? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए 87 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये 2.5% है, सिर्फ 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो राजवंश दिए हुए हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनके नाम दिए हैं। तो नंद डायनेस्टी है, कण्व डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है और चंदेला डायनेस्टी है। यहाँ महापद्मनंद का नाम दिया है, दंतिदुर्ग है, वासुदेव और नन्नुक का नाम दिया है। तो मिलान करके देखिए किसकी स्थापना किसने की थी। नंद डायनेस्टी सबसे प्रतापी शासक महापद्मनंद था और उसी के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। तो पहले का तो आमने सामने मैच हो जाएगा। बाकी जो है उन्हें आप देखें तो कण्व डायनेस्टी जो है इसे पहले मिला लीजिए। नंद डायनेस्टी का क्या हो जाएगा? महापद्मनंद हो जाएगा। कण्व डायनेस्टी का वासुदेव हो जाएगा। दो आपने मिला लिया, दो बचे हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी। चंदेल की नन्नुक हो गया। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 88 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 को देखिएगा। हरियाणा कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू द ओवरऑल नेशनल कनेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी जो है उसमें हरियाणा वस्तु और सेवा कर के मामले में कितने % का योगदान देता है राष्ट्रीय संग्रह में? ये आपको देखना है। तो यहाँ परसेंटेज दिया है 2.5 है, 4.5 है, 6.5 है और 8.5 यानी 8.5 है। देखिए 89 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये आंकड़े हैं असल में, तो 4.5 हो जाएगा। इसमें आपको याद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ आपको संतों के नाम से उनका जो क्षेत्र है मतलब जन्म स्थान है वो मिलान करना है। तो स्वामी रामानंद है, तुकाराम है, माधवाचार्य है और चैतन्य महाप्रभु है। लोकेशन दी है इन लोगों की, तो काशी, देहू, उडुपी और नदिया। बताइए कि कौन से संत या कौन से महात्मा किस स्थान से मैच करेंगे। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। और क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी के हिसाब से इसे देख लीजिए। ये पहले से मैच है, कुछ नहीं करना है। रामानंद जो थे वाराणसी में पैदा हुए थे। तुकाराम का जन्म देहू में हुआ था। माधवाचार्य जो थे ये उडुपी में पैदा हुए थे और चैतन्य महाप्रभु ये बंगाली मतलब नादिया वाला जो क्षेत्र था बंगाल का, वहां पे इनका जन्म होता है। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ कुछ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से आ गया है और हरियाणा के सही स्थानों से इसे मतलब घटनाओं के हिसाब से मिलाना है। तो यह नगर राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। इस नगर में मीरा साहेब का मकबरा स्थित है और बाबा शाह कमाल की मजार इस नगर में स्थित है। तो यहाँ पर कैथल, करनाल और थानेश्वर दिया हुआ है। मिलान करके देखिए 91 को कौन सा किससे मिलेगा। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लीजिए। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। पहले का सी यानी हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज से पहले जब राजश्री वाला जो काम था वो भी बिगड़ा नहीं था, तो इसकी जो मूल राजधानी थी वो थानेश्वर थी। वहां से राजधानी को अपनी शिफ्ट करता है कन्नौज बहन की मदद करने के लिए, लेकिन जो शुरुआती राजधानी थी। तो पहले का सी हो गया। उसके बाद आप देखें इसमें करेक्ट आंसर जो दूसरा वाला मतलब बी वाले को हमने मिलाया ना, तो दूसरे का बी आमने सामने मैच है, करनाल हो जाएगा और कमाल शाह का कैथल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख रहे हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 20 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक NAVDEX ये 21 मतलब इसका जो एडिशन है या नंबर है उसे आप देख रहे हैं, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDEX 21 अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। मतलब ये जहाज का नाम आपको बताना है जो कि भारतीय नौसेना का है। ये प्रलय है, जहाज का नाम विराट है, विक्रमादित्य है या फिर सिंधु है। तो देखिए 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रलय हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021। इस अवसर पर हरियाणा के किस जिले में बघाना या बधाना गांव पंचायत जो है इसने नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया है या उससे इसे सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी पंचायत है भाई बताइए। ये करनाल है, गुरुग्राम है, जींद है या फिर अंबाला है। तो 93 का सी हो जाएगा। ये जींद है। ठीक, जींद को इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो जिंक, टंगस्टन, यूरेनियम और मैग्नीशियम दे रखा है। मतलब इनका प्रयोग किस चीज में होता है वो आपको बताना है। यहाँ गैल्वेनाइजेशन है, पॉट्स बनाने में है, एटॉमिक बम बनाने में है और फायरवर्क यानी आतिशबाजी के सामान बनाने में है। तो किस पदार्थ का यहाँ किस चीज से मतलब किस चीज में इस्तेमाल होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 जो है वो सुमेलित हैं, कोई एक जो है वो मिसमैच है, वो कौन सा है। तो देखिए 94 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। टंगस्टन और बर्तन जो दिया है ना, बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बर्तन बनाने में यूज नहीं होता है। बर्तन बनाने में स्टेनलेस स्टील या इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। टंगस्टन की ताप धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बाकी यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एटॉमिक बम बनाने के काम में आते हैं। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। टंगस्टन स्टील हालांकि बहुत जो तापरोधी पदार्थ होते हैं या तापरोधी धातुएं होती हैं उसके तौर पर जाना जाता है।
देखिए 95 में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो क्यूरोशिवो करंट जो है ये वार्म ओशियन करंट है जो कि पैसिफिक ओशियन में चलती है, और लेब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है जो कि अटलांटिक महासागर से बिलोंग करती है। जो ओशियनिक करंट होती हैं अगर वो इक्वेटर की ओर से चलेंगी तो हॉट होंगी, उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि विषुवत रेखा के पास गर्मी होती है। अगर पोल के साइड से वो आएंगी तो ठंडी होंगी। अब इसमें आप देकर बताइए। और 95 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं इसमें। क्यूरोशिवो की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जलधारा जो है वो अटलांटिक की ठंडी जलधारा है जो कि ध्रुव की ओर से आती है और गल्फ स्ट्रीम से न्यू फाउंडलैंड के तट पे मिलती है, और इस वजह से वहां पे काफी धुंधला वातावरण तो होता है लेकिन फिशिंग के लिए काफी अनुकूल दशा पाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ आपको फिर से मिलान करने वाला आ गया है, तो देख लीजिए इसे। डांडी मार्च है, चौरी चौरा इवेंट है, तिलक की मृत्यु हो जाती है और माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा आती है। तो 1917, 1920, 1922, 1930 दिया है। मिलान करके बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। इसको उसी हिसाब से कर लेंगे। पहले का क्या हो जाएगा, माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा आती है 1917 अगस्त में। उसके बाद आप देख रहे हैं 1920 वाला ये तिलक की मृत्यु, मतलब असहयोग आंदोलन जो शुरू हो रहा था उसके शुरुआती दौर में ही जैसे ही वो स्टार्ट होता है 1 अगस्त को इनका देहावसान हो जाता है। 1922 में चौरी चौरा वाला इवेंट होता है और वहीं से असहयोग रद्द कर दिया जाता है। बचता है 1930, तो दांडी मार्च होता है, सविनय अवज्ञा शुरू होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी HSAMB, इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, यानी इसका गठन कब हुआ था? 1 अगस्त 1869 को हुआ था, या 1 अगस्त 1969 को हुआ था, 1 जनवरी 1998 यानी 1998 को हुआ था, या 1 जनवरी 1898 को हुआ था? बताइए इसमें से कौन सा होगा। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसको कहा जाता है। देखिए 97 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें डेट ही याद करनी थी आपको, 1 अगस्त 1969। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी है? ये कौन सी है, इनका नाम देख लीजिए। शिवांगी सिंह है, अवनी चतुर्वेदी है, भावना कंठ है, या मोहना सिंह? तो इसका सी हो जाएगा, ये भावना कंठ है। ठीक, भावना कंठ है जो कि पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वाज फाउंडेड इन रोम, इटली। रोम में इसकी स्थापना होती है। तो किस वर्ष में इसकी स्थापना होती है FAO की, ये आपको देखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1945, 1965, 1987 या 1993? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऊपर ही दिया है, 1945 में ये स्टैब्लिश किया जाता है, 1945। अंतिम प्रश्न देखते हैं। माता शीतला देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा में किस स्थान पे है? एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द एंशियंट टेम्पल ऑफ माता शीतला देवी, जो कि दुर्गा का एक रूप मानी जाती है? तो ये हिसार में है, फतेहाबाद में है, गुरुग्राम में है, या फिर पानीपत में? तो इसका सी हो जाएगा, ये गुरुग्राम में। और यहां पर हमने जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसके 100 MCQs कंप्लीट किए हैं। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।